थ्योरी समझ जाते हो लेकिन न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। ऐसा लगता है कि सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। नॉट टू वरी, अब बनाएंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सुपर आसान। तो आज बारी है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह इस एक ही वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं करेंगे बल्कि उनके पीछे छुपे कॉन्सेप्ट्स का एक क्विक रिकैप लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच को समझेंगे और बीच बीच में मैं आपको देती चलूंगी स्टडी टिप्स। तो मैं उम्मीद कर रही हूं, नॉट जस्ट उम्मीद, मैं चाहती हूं कि आप लोग इस वीडियो को सिर्फ देखो नहीं बल्कि मेरे साथ साथ हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो देखो, इसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये कि मैं खुश हो जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियो को यूटिलाइज करो। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इस वीडियो को देखते देखते एक तो आप खुद अपने हाथ से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, दूसरा खुद से सॉल्व करके जो क्लैरिटी आएगी आपके कॉन्सेप्ट में वो अदरवाइज कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई बने रहो मेरे साथ इस पूरे वीडियो के साथ, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन तक बने रहो मेरे साथ। और हमेशा की तरह ये मेरी गारंटी है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? आई गेस तैयारी होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सुपर, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग। और यहां पर आ गया है स्क्रीन पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। देखो कितने टर्न्स है इसके, फोटो में देख के तो लग रहा है 5-7 टर्न्स ही हैं, बट एक्चुअली 100 टर्न्स हैं। ठीक है, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? तो ये क्या है? ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट? तो सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। और हम लोगों ने इस लेसन में पढ़ा था कि भाई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट तो करता ही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसके सेंटर पे कितनी होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट P पर कितनी होती है ना? ये बातें हमने पढ़ रखी थी, लेकिन क्या आप भूल गए हो? लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। कूल। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, और चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। हमें निकालनी है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट सम पॉइंट P जो इसके एक्सिस में लाई कर रहा हो। ठीक है, डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपने अपनी एनसीईआरटी में कर रखा होगा। इनफैक्ट वन शॉट वीडियो में भी वो कवर्ड है। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट है और उसको यूज कैसे करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P जो है इट एक्ट्स अलोंग द एक्स एक्सिस, इसीलिए देखो आई कैप लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है μ0 I r² डिवाइडेड बाई 2 into x² plus r², जहां पर x क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, अच्छा अब हम लेते हैं एक स्पेशल केस कि अगर हमें ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे निकालनी हो, राइट? यानी कि पॉइंट P अब बाहर ना हो के अगर पॉइंट P सेंटर पे हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा? x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप इसी इक्वेशन में x को 0 कर दो तो आंसर क्या निकलेगा? आंसर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 I बाई 2r। और अब आप देखोगे कि इसी एक्सप्रेशन का यूज करके किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को करेंगे सॉल्व। वैसे एक चीज और देख लेते हैं कि यार मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हो गया, बट इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? वहां काम आएगा राइट हैंड रूल। एग्जैक्टली, सर्कुलर लूप है तो करंट का डायरेक्शन हम अपनी इन चारों उंगलियों से मेजर करेंगे, देखेंगे, इंडिकेट करेंगे। हमारी ये पूरा पाम हमारा रोटेट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा, अंदर की तरफ। हमारा थंब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो भाई
रिकैप तो हो गया, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। अब भाई इस क्विक रिकैप के बाद डाउट की कोई जगह ही नहीं बची है। यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सीधा सीधा जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ द कॉइल, ठीक है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि इस कॉइल के कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, मतलब 100 टर्न्स हैं। तो यानी कि इस पूरे चीज को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतनी सी ही चेंज होगी यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो अब ये वैल्यूज डालते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हुई है, n की वैल्यू है 100, ठीक है। यहाँ पर ये जो 8 सेंटीमीटर है ये किसकी वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, रेडियस की वैल्यू है। ये जो है 0.40 ये करंट की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो इन वैल्यूज को हम डालते चलते हैं। सो म्यू नॉट की जगह हम लिख देंगे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 0.40, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हो गया 2 2 4, 2 4 8, ये हो जाएगा 0.1, पाई की वैल्यू डाल देते हैं 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू 0.10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर -2। सो फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं, आप बोल ही नहीं सकते हो मुश्किल था, बट इसमें जिसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वो है ये फॉर्मूला। तो इसीलिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ कि रटो मत बिना समझे, बट एक बार समझ गए तो फॉर्मूले रट लो, ताकि आप एग्जाम में, क्योंकि चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हमारे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो टाइम बाउंड होते हैं, राइट। तो आपको कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, तो इसीलिए जो फॉर्मूले हैं वो अगर आपके फिंगर टिप्स में हो तो आप फटाफट से कर सकते हो। बट हाँ, जो चीज़ मैं हमेशा मना करती हूँ वो ये है कि बिना समझे मत रटो। उस केस में जो भी आप रटोगे ना, भाई आर की जगह पी था, पी की जगह आर था, कंफ्यूज होके सब उल्टा कर दोगे, राइट। एंड एनीवेज बिना पढ़ क्यों रहे हैं, समझ के चीजों को जानने के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, तो बिना समझे रटने का कोई सेंस नहीं है। बट एक बार समझ गए तो इस तरह की चीजें आप याद कर लो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अमेजिंग, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो वो भी ले सकते हो। तो पहुंच चुके हैं अब हम लोग हमारे दूसरे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन कहता है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, ठीक है भाई। तो करंट की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। यानी कि ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक कोई पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट पी है, जो कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी कि 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ये जो वायर है इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, हमें क्या निकालना है। अब देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो वो करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर निकालनी है कि भाई ये बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन तो हम समझ गए हैं, अब यहां पर भी फॉर्मूले का खेल है, राइट। बट अगेन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी विच इज एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम अ करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होगा। कितने बच्चों को याद है ये फॉर्मूला, फटाफट से बताओ। जिनको याद है वो अपनी कॉपी में फटाफट से फॉर्मूला लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, जिनको याद नहीं है वो फटाफट से रिकैप देखो। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? ये लॉ कहता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट। यानी कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था गॉस लॉ, जो हमारे मुश्किल कामों को आसान बनाता था, राइट। गॉस लॉ क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ठीक उसी तरीके से यहां पर हम बात करते हैं बी डॉट डी एल की, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा, इससे हम निकालते क्या है, जैसे गॉस लॉ का यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आमतौर पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
राइट तो हम यूज क्या करते थे अभी तक, बायट-सैवर्ट्स लॉ, याद है बायट-सैवर्ट्स लॉ, देखो फटाफट फटाफट थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, है ना। अब ये बायट-सैवर्ट्स लॉ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इससे ना हमारी कैलकुलेशन काफी लेंदी हो रही है, राइट। अब एम्पियर सर्किटल लॉ उसी काम को थोड़ा आसान बना देता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से हम फटाफट से चीजों को निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चे सोच रहे कि मैम अचानक एम्पियर सर्किटल लॉ की बातें क्यों करने लग गई, क्या इस क्वेश्चन में एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा हुआ था? बिल्कुल लिखा हुआ नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहा गया है, मैं डायरेक्टली उसका फॉर्मूला नहीं लिखना चाहती हूं, मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि वो फॉर्मूला कहां से आया, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगी, एक रिकैप भी हो जाएगी, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग कवर भी कर लेंगे, साथ ही साथ आप ये भी देख लोगे कि एम्पियर सर्किटल लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक एम्पीरियन लूप को चूज करते हैं जो कि एक क्लोज्ड लूप होता है, और इसी लूप के लिए कहा जाता है कि बी डॉट डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, आई इज द करंट एनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस, ठीक है। अब ये जो लूप है, इस लूप को कुछ इस तरीके से चूज किया जाता है सच दैट लूप के हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो टेंजेंशियल हो, या फिर नॉर्मल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वैनिश ही हो जाए, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं, लूप को चूज कैसे करते हैं, चलो फटाफट देख लेंगे और फटाफट से इस डेरिवेशन को समझ लेंगे, फिर वापस जाएंगे क्वेश्चन में। तो चलो फटाफट से बिना ज्यादा टाइम लिए हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अभी अभी जो हमने सीखा एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका यूज करके हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो लेट अस से कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, सबसे हमें चूज करना है एक एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो एम्पीरियन लूप यहां पर हम ऐसा चूज कर लेते हैं, तो लेट अस से ये हमारा एम्पीरियन लूप है, तो एक सर्कल, एक लूप इस टाइप से, ठीक है। तो अब इस लूप के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते ही ऐसे है कि भाई इस लूप में जो है ना छोटे छोटे ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, तो लेट अस से ऐसा ही एक छोटा सा एलिमेंट है डीएल, ठीक है। अब जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि इस तरह के एक क्लोज्ड लूप में जब हम बी को, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जब हम ऐसे छोटे एलिमेंट्स के ऊपर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट कर दिया मतलब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे डीएल है ना, इस पे इंटीग्रेट किया, देन दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पर आई इज द करंट एनक्लोज्ड बाय दिस लूप, ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में ये क्या हो जाएगा, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप एक बात बताओ मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को अगर हम यू 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 इंटीग्रेट करते चले तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी पूरी बाउंड्री, इस लूप की बाउंड्री, लूप की बाउंड्री क्या है, सरकमफेरेंस, राइट। सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, जहां पर r इज द रेडियस ऑफ दिस लूप, ठीक है। तो मतलब हम लिख सकते हैं b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि b की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा था कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर जो है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो चलो अब इसका यूज करते हैं और वापस पहुंच जाते हैं हमारे सवाल पे। तो भाई रिकैप के बाद सब कुछ हो गया है क्रिस्टल क्लियर कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और हमने कितने बढ़िया तरीके से देखा कि यार एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के लिटरली चुटकियों में हमने निकाल लिया, है ना, बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है, अब ये देखते हैं, तो ये इसको कैलकुलेट करते हैं, म्यू नॉट की जगह लिख देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू 35 एम्पियर, सो 35 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस। अब जनरली इस आर को हम लोग स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, उस सर्कुलर लूप में कैपिटल आर was radius, यहाँ पे स्मॉल r is the distance, कैपिटल R स्मॉल r वो आपकी चॉइस है, इंटू r वो डिस्टेंस कितना है 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, 4 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, पाई पाई भी गया, ठीक है।
तो ये आ गया 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी एट पॉइंट P। तो प्यारे बच्चों, जोश कैसा है आपका? जोश हाई ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ सवाल नंबर 3 पे हैं, अभी तो हमें 13 तक जाना है। ठीक है, तो चलो पूरे जोश के साथ, और कॉपी पेन का यूज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीसरे वाले से सिर्फ सुन लेते हैं काम हो जाएगा, क्योंकि सुनने से काम होगा नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक बार और इस सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें इस सिचुएशन को समझना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझ लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर क्या हो रहा है? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो लेट अस से ये वायर है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वायर है। अब इस वायर में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसी चीज को अगर मैं थोड़ा यूं घुमा दूं, मान लो ऐसे घुमा दिया सेम सेटअप को, तो उस केस में क्या हो गया? जो प्लेन है वो मेरा ये बोर्ड बन गया, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। मान लो कि आप इसको ऊपर से देख रहे हो, जैसे इसी चीज को अगर मैं ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा कि ये जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और उसके ऊपर ये जो वायर है, लेट्स से ये हमारी वायर है जिसमें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में। ठीक है, अच्छा हमें क्या करना है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। एक पॉइंट है जो इस वायर के ईस्ट की तरफ है। सो लेट्स से इस साइड है, इस साइड है, कितने डिस्टेंस पर है? तो लेट्स से कि ये ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। तो इस तरफ है कोई पॉइंट से P, जिसका डिस्टेंस जो है वो कितना है? 2.5 मीटर है, और हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात तो समझ में आ गई, अब जो है इस डायग्राम पे फोकस करो। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, राइट? करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू, तो ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट का डायरेक्शन ये है। ठीक है, हमें एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जो 2.5 मीटर पे है। तो बेसिकली कहानी तो अभी भी वही है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट निकालना है विच इज एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फॉर्मूला जो हमने अभी अभी यूज किया था वही फॉर्मूला यूज होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, म्यू नॉट की जगह लिख देंगे 4π इंटू 10 टू द पावर -7। करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है? 50 एम्पियर्स डिवाइडेड बाय 2π इंटू r। डिस्टेंस कितना है इसका पॉइंट का? 2.5 मीटर्स। ठीक है, सो 2π से कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये गया 25 2 ज़ा 50, तो ये हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर -7। सो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की कहानी तो हो गई खत्म। अब हमें पूछा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, अपना राइट हैंड उठाओ। ठीक है, अब अपनी नोटबुक में आई एम होपिंग कि आपने ये फोटो बनाई होगी, ये तस्वीर तो बनाई होगी ना। ठीक है, अब अपना राइट हैंड लो और राइट हैंड में थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करो। करंट ऐसे है, अब बाकी पूरे हाथ को यूं कर्ल करो, क्योंकि जो बाकी चारों फिंगर्स है ना वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो फिंगर्स यूं कर्ल हो रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना, फिंगर्स यूं कर्ल हो रहे हैं। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है ना। तो अब देखो इस पॉइंट पे फिंगर्स कैसे हो रहे हैं? पॉइंट P पर फिंगर किधर? नीचे की तरफ आ रहे हैं कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं? ये चारों फिंगर्स पॉइंट P पे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, राइट? सो यानी कि हम लिखेंगे, जैसे ही बात होगी डायरेक्शन की तो हम लिखेंगे एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड is in upward direction.
नाउ दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्शन वाली बात। पता है क्यों? बहुत बार क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हाँ राइट हैंड रूल लगाना है, करंट का डायरेक्शन देखा, फिंगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे लिख दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन, और आंसर हो गया गलत। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पे देखो कि तो आपके फिंगर्स किधर जा रहे हैं। करंट नीचे गया, फिंगर्स को आपने कर्ल किया, रोल किया, पॉइंट पी पर जो आपके फिंगर्स हैं, पॉइंट पी पर तो फिंगर्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, अपवर्ड आ रहे हैं, तो इसीलिए आपका आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड रूल को जो है बच्चों खुद कर के प्रैक्टिस करो। जब तक खुद करके नहीं देखोगे तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपने जो कॉपी में डायग्राम बना रखी है उस पर अपना हाथ राइट हैंड यूज करके इसको आपने वेरीफाई किया होगा। ठीक है, अगर कर लिया है तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी हमारे पिछले कॉन्सेप्ट से ही लिंक्ड है। ठीक है, तो इससे ये भी इंडिकेशन मिलता है कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर्स इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगेन ओवरहेड हमारे सर के ऊपर से जाता हुआ एक पावर लाइन है जिसमें 90 एम्पियर की करंट जा रही है। अब इसका अगेन टॉप व्यू देखो। अब जैसे मान लो कि मेरे ऊपर से यूं जा रही है करंट, अगर आप उसके भी ऊपर से आप छत से देख रहे हो ऐसे झुक के, सो इट इज लाइक एक इस तरह की वायर है जिसमें ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। सो लेट्स से कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, 90 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, what is the magnitude and direction of the magnetic field due to the current 1.5 मीटर below the line। ठीक है, अब ये जो लाइन है इस लाइन के 1.5 मीटर नीचे, लेट अस से यहाँ पर एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ये हमारा सवाल है। फिजिक्स में जैसे ही सवाल अच्छे से समझ में आ गया ना, तो समझो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत गए, क्योंकि एटलीस्ट आपको समझ में आ गया कि भाई पूछा क्या गया है। अब उसके बाद जो है बाकी आधी जंग आप कैसे जीतते हो, ये जान के कि आपका अप्रोच क्या होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या है, ये है एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और आपको एक पॉइंट P पर वो क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो कहानी तो वही हो गई यार, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट व्हिच इज एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर। सिंपल, राइट। सो यहाँ पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड का वही पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। सो म्यू नॉट की जगह लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई की जगह लिखेंगे 90 एम्पियर्स, नीचे है 2 पाई इंटू जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 मीटर। सो 2 पाई से ये कट गया, अब यहाँ पर ये 0 आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 तो ये हो गया 180, ये हो गया 60, तो ये आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ठीक है, तो ये तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, लेकिन हमें इस मैग्नीट्यूड अकेले निकालने से काम नहीं बनेगा, डायरेक्शन भी निकालनी जरूरी है। डायरेक्शन के लिए वापस एक बार प्रैक्टिस करते हैं राइट हैंड रूल की। अपना राइट हैंड उठाओ, थंब को जो है करंट के डायरेक्शन में फोकस करो, ये ऐसे यूं, सो थंब जो है वो इधर जाएगा। अब हमारे जो बाकी चारों फिंगर्स हैं वो किधर रोल हो रहे हैं, ऐसे रोल हो रहे हैं, राइट। अब देखो पॉइंट P पर क्या हो रहा है, पॉइंट P पर अगर हम ऐसे, ये करंट ऐसे जा रहा है, ये यूं आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब हमारा जो फिंगर्स हैं वो यूं रोल हो रहे हैं, ऐसे करंट ऐसे गया और हमारे फिंगर्स यूं रोल हो रहे हैं, राइट। तो अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अगर इसे नॉर्थ मान लिया जाए, इसे साउथ मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो आई थिंक अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं वो सारे ऐसे हैं कि या तो सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, या फिर लॉन्ग वायर है करंट कैरिंग, और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको हम निकाल रहे हैं। चलो देखें आगे पिटारे में क्या है। तो इसी के साथ पूरे जोश के साथ हम आ पहुंचे क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड से कुछ बदलाव तो आया,
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल रहे थे, है ना। तो अब हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालनी है पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना। ऑन अ वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर, करंट की वैल्यू दी हुई है 8 एम्पियर, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। ओके, ये 3 चीजें दी हुई हैं और हमें निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू। ठीक है भाई, तो यहां पर बोला क्या गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है B, उसके साथ में कौन बना रहा है एंगल, जो करंट कैरिंग वायर है, राइट। तो ये जो वायर है ये 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, ये सवाल है। अब सोचने वाली बात है कि यार ये फोर्स हम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद करो, मैग्नेटिक फोर्स FM फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, BIL साइन थीटा, राइट। BIL साइन थीटा से निकालते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो चलो निकालते हैं। B की वैल्यू दी हुई है 0.15, I की वैल्यू दी हुई है 8 एम्पियर। अब L की बारी आती है, L की वैल्यू क्या है पता नहीं, नहीं दी हुई है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। अरे भाई L की वैल्यू नहीं दी हुई है, बट हमें L की वैल्यू चाहिए भी तो नहीं, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो L इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 0.15 इंटू 8 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/, तो ये हो गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। अब देखो यहाँ पर अगेन छोटी छोटी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगर आपको इतनी सी बात पता है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है, तो इसमें कुछ और था ही नहीं। तो बस यही था। अब यहाँ पर जो गलती होने का चांस है वो कहाँ पर है, फोर्स पर यूनिट लेंथ में है। बहुत बार बच्चे क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालने में लगे रहेंगे और फिर कंफ्यूज होते रहेंगे कि भाई लेंथ क्या है, पता नहीं, दिया हुआ है नहीं है, राइट। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो बच्चों ये जो सवाल हम कर रहे हैं, एटलीस्ट अभी तक हमने जितने भी 5 सवाल किए हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड लेट मी टेल यू, ये ऐसा मत समझना कि यार ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करो ना, तो बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट नीट के पेपर में भी अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, बट ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई होता है। बट यस, अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर थोड़ी डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती है और क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिजिक्स के नाम से ही एक वो कहते हैं ना, एक डर या फिर एक वो हवा मत बना के रखो, क्योंकि जो फिजिक्स के जो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट ढंग से पता है तो आप बड़ी आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म कर लो, आप भी सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, पूरे एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर बोला गया है अ 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर लेंथ की वायर है। सो वायर का लेंथ है 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। करंट कितना है, 10 एम्पियर। ठीक है, is placed inside a solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.27 टेस्ला. What is the magnetic force on the wire? ठीक है, तो पहले सिचुएशन को समझेंगे। ये हमारा सोलेनॉइड है जिसमें मल्टीपल टर्न्स हैं। सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया गया है एक 3 सेंटीमीटर के वायर को। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये सोलेनॉइड का एक्सिस है। तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां पर प्लेस किया गया है उस वायर को।
इस वायर की लेंथ दी हुई है, ये वायर कितना करंट कैरी कर रहा है वो भी दिया हुआ है। हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ये निकालते हैं हम BIL sin थीटा से। ठीक है, तो यहाँ पर B की वैल्यू दी हुई है 0.27, I की वैल्यू दी हुई है 10 एम्पियर, L की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻⁻2 इंटू साइन थीटा। थीटा जो एंगल है वो किसके किसके बीच में है, देखो जो B है, अब यहां पर देखो इसकी पोजीशनिंग देखो, ये वायर है और ये इसका एक्सिस है सोलेनॉइड का, राइट। इसके बीच में एंगल कितना है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो यानी कि ये हो गया 0.27 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2। तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया 8.1 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन्स। ठीक है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, प्रिटी सिंपल। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B। हमारे पास 2 स्ट्रेट वायर्स हैं A एंड B, ठीक है। दे आर कैरिंग करंट्स ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है, सो लेट अस से 8 एम्पियर और इसमें 5 एम्पियर, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। अब वायर ए के एक छोटे से 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर कितना फोर्स लगेगा, हमें इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, पैरेलल करंट्स फ्लो कर रहे हैं, मतलब 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। और इसका एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिसका एक बड़ा ही हैंडी सा फॉर्मूला है, लेकिन क्या आपको वो फॉर्मूला याद है, क्या आपको वो कॉन्सेप्ट याद है? नहीं है, ले लो क्विक रिकैप। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स, मान लो हमारे पास 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन। ए और बी, इन दोनों में करंट फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बोला ये जा रहा है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वाओ, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चलो देखते हैं। होता कुछ यूं है कि ये जो हमारा कंडक्टर ए है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब करंट के फ्लो करने की वजह से ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक फोर्स एक्सर्ट करेगा कंडक्टर नंबर बी पे। ठीक, अब देखने वाली बात यह है कि ये जो फोर्स बी पे एक्सर्ट हो रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक उसी तरीके से बी में भी करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ए पे, राइट। अब सोचने वाली बात फिर से यही है कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस है ना, जो फोर्स बी पे एक्सर्ट हो रहा है और जो फोर्स ए पे एक्सर्ट हो रहा है, ये एक दूसरे की तरफ होने चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले सिनेरियो की। लेट अस से कि ए में करंट फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल लगाते हैं। देखो करंट इधर फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। सो हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट कर दिया, यूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगा किस पे, बी पे। कैसे निकालते हैं इस फोर्स को, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी, ध्यान देना, यानी कि डायरेक्शन को जानने के लिए एल क्रॉस बी को ध्यान में रखते हुए हमें राइट हैंड रूल लगाना है, राइट। एल क्रॉस बी का मतलब ही है कि हमारा जो ये पाम है ये एल से बी की तरफ मुड़ेगा, तो उस केस में जो थंब है वो हमें फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, ये राइट हैंड रूल होता है, तो लगाते हैं। अब देखो कंडक्टर नंबर बी के केस में हम कह सकते हैं कि भाई एल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेंथ तो ऊपर की तरफ है, लेंथ वेक्टर। अब बी का डायरेक्शन क्या है, बी कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड ए कंडक्टर की वजह से उसका डायरेक्शन यूं था, राइट। तो यानी कि बी जो है वो अंदर की तरफ है, तो यानी कि ये यूं घूमेंगे, तो मेरा जो पाम है वो इस तरीके से कर्ल होगा। अब बताओ मेरा थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं वाइसा वर्सा।
अब बात करते हैं कि भाई बी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यूं, राइट, ऐसा होगा डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कंडक्टर नंबर ए में क्या होगा, इसका जो लेंथ है ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, कैसा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ध्यान से देखो, लेंथ तो ऊपर की तरफ है, लेकिन देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो यूं है, मतलब ऐसे मेरी तरफ आ रहा है। तो यानी कि मुझे अपने हाथ को यूं लेके जाना पड़ेगा, ऐसे ले जाके मेरी तरफ टर्न करना पड़ेगा, ऐसे ले जाके मेरी तरफ, L क्रॉस B ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरा थंब इधर पॉइंट कर रहा है, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो हो गई ना कहानी खत्म। नंबर बी पे, कंडक्टर बी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, ए में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। दैट्स द रीजन वी से पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये जो फोर्सेस एक्सर्ट होंगे, इनका डायरेक्शन तो अपोजिट है भाई, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, बट इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। अब भाई मैग्नीट्यूड का पूरा डेरिवेशन तो हम करेंगे नहीं, बट वो डेरिवेशन का जो बेसिस है दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स, जो मैंने अभी अभी लिखा था, IL क्रॉस B। ठीक है, तो ये करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो फोर्सेस एक्सर्ट होते हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, यानी कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फिर फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन B ड्यू टू A। ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट IAIB, यानी कि करंट इन A एंड करंट इन B, इनका प्रोडक्ट IAIB डिवाइडेड बाई 2 पाई d, जहां पर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स, मल्टीप्लाइड बाई L, जहां पर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुत ही फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस केस में कुछ भी नहीं करना है, जो लेंथ इस तरफ है उसको उधर लेके जाना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा म्यू नॉट IAIB डिवाइडेड बाई 2 पाई d। तो जिस तरीके से बच्चों हमने देखा कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं कि एंटी पैरेलल करंट्स जो है दे रिपेल, यानी कि अगर हमारे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हो और दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हो, एक में ऊपर जा रहा है दूसरे में नीचे आ रहा है, या फिर इसमें ऊपर जा रहा है इसमें नीचे आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में दे रिपेल। ऐसे रिपेल का बोलने का मतलब है इनमें जो फोर्स के डायरेक्शंस होंगे वो एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। इसको आप खुद से करके देख सकते हो क्या, सेम राइट हैंड रूल लगा के। प्लीज ट्राई दिस आउट योरसेल्फ, और अगर आप इसको प्रूव खुद से कर पाते हो देन यू डिजर्व अ क्लैप फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो अगर आप इसको खुद से निकाल पाते हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ, फिर मुझे ना अच्छी वाली सेटिस्फैक्शन होगी कि यार मैं अच्छे से समझा पाई थी। ठीक है, अगर आपको जरा सा भी डाउट है इस डायरेक्शन को लेके या फिर कैसे हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इसको थोड़ा पीछे लेके जाओ, और जहां पर मैंने इसको समझाया है उसको एक बार दोबारा से देखो। ठीक है, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग इसको खुद से ट्राई करोगे एंड यू विल श्योरली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो भाई अब इस क्विक रिकैप के बाद बचा ही क्या है, सब कुछ तो समझ में आ ही गया है कि भाई ऐसी सिचुएशन में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट करंट इन A मल्टीप्लाइड बाई करंट इन B डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ। राइट, तो म्यू नॉट की जगह लिख देंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। करंट की वैल्यूज हो जाएंगी 8 और 5, नीचे आ जाएगा 2 पाई इंटू डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है भाई, तो 10 टू द पावर -2 को नहीं भूलना है। और साथ में लेंथ, कितने सेक्शन में कितने लेंथ पर हम फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2 तो गया, 2 पाई को हमने इसके साथ कर दिया एडजस्ट। ठीक है, अब 2 4 2 4 8, तो ये हो गया 5 4 20 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन्स। और अब आप मुझे बताओ कि इनके बीच का फोर्स किस तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। भाई पैरेलल करंट्स हैं तो ऑब्वियसली दिस विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो आई थिंक दिस फॉर्मूला वाज द की। ठीक है, सॉल्व किया आप लोगों ने,
जल्दी से बताओ सॉल्व किया या नहीं किया। भाई पूरे एक्साइटमेंट के साथ आपको इस पूरी वीडियो को देखनी है, ऐसे नहीं कि अरे देखना है कल एग्जाम है तो हम देख रहे हैं, नॉट दैट वे। क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट से देखोगे तो वैसे भी चीजें ना बड़ी ही वैसी लगेंगी जैसे किसी ने आपके ऊपर थोप रखा है कि आपको ये वीडियो देखना है, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। थोड़ा खुशी के साथ, थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ अगर आप हर एक क्वेश्चन को देखो, सुनो, समझो और करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है करो। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो समझ लो कि धीरे धीरे वो दिन बहुत पास है जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे आपका एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ें। सुपर, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है अ क्लोजली वुंड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? ये एक लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर होता है। एक लंबी सी तार ले लो और उसे ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में यूं 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 घुमाते चले जाओ, लगभग एक सिलिंड्रिकल सा शेप आ जाता है। जब इसके थ्रू आप करंट पास करते हो तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और इसे ही हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, आप देखोगे कि आपकी किताब में लिखा रहेगा कि यहां पर वी विल डील विथ लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड नाम से पता चल रहा है कि भाई सोलेनॉइड का लेंथ जो है उसके रेडियस के मुकाबले काफी ज्यादा है, इसीलिए उसे हम लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं। ठीक, सोलेनॉइड में के अरेंजमेंट को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जो तार है ना, उस तार को बहुत ही क्लोजली वाइंड किया जाता है। मतलब जैसे एक बार घुमाया, जो अगला टर्न है वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होता है, उसका अगला टर्न बहुत क्लोजली स्पेस्ड। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जैसे देखो बड़े ध्यान से देखना, जैसे ये एक टर्न, ठीक है, अब ये दूसरी टर्न, राइट, चूंकि ये काफी क्लोजली स्पेस्ड है तो आप कह सकते हो कि ये एक एक टर्न जो है ना, दैट इज लाइक अ सर्कुलर लूप। एक एक टर्न एक एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव करता है, मतलब एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सोलेनॉइड के बारे में कुछ 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर दो टर्न्स के बीच का जो जगह होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड वैनिशेस। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इज अज्यूम्ड टू बी 0। सोलेनॉइड के अंदर ऑलमोस्ट अबाउट इट्स मिड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यूनिफॉर्म होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग होता है। तो सोलेनॉइड के इस प्यारे से इंट्रोडक्शन के बाद चलो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड का एक क्विक रिकैप। हमने लिया ही था तो सबको याद तो आ ही गया होगा कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है। एक वायर लो, उसकी बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड टर्न्स मारते रहो, मिल जाएगा एक सोलेनॉइड, जिसके थ्रू अगर हम करंट पास करेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। एग्जैक्टली तो यहां पर है एक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, इसकी लेंथ दी हुई है। It has 5 layers of windings of 400 turns each, right? मतलब टोटल कितना टर्न्स है वो सीधा सीधा नहीं बताना है, घुमा फिरा के बताना है। मतलब नाक यूं नहीं पकड़नी है, नाक को यूं घुमा के पकड़नी है, कुछ वैसी कहानी होगी। भाई 5 लेयर है, वाइंडिंग्स की 5 लेयर है, एक एक लेयर में कितने टर्न्स हैं, 400 टर्न्स हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 5 लेयर, एक एक लेयर में 400 टर्न्स, यानी कि 2000 टर्न्स है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस कितना हो गया, 0.9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। भाई सेंटीमीटर को मीटर में भी तो बदलना है। इफ द करंट कैरिड इज 8 एम्पियर, आई की वैल्यू दी हुई है 8 एम्पियर, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब सोलेनॉइड का जो टॉपिक है काफी प्रोमिनेंट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ये किस तरीके से, ये डेरिवेशन तो किया ही होगा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड निकालते हैं। तो चलो फटाफट से मुझे बताओ कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है, B इज इक्वल टू μ0NI, याद है ये फॉर्मूला तो याद शायद होगा ही, लेकिन डेरिवेशन पे याद है ना भाई, है कि नहीं। अब मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रही हूँ, वरना बहुत से बच्चों को लगेगा कि यार मैम आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है ना। बट एनीवेज अगर आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट हो या डेरिवेशन आप भूल चुके हो, आप अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो या फिर वन शॉट वीडियो भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड हम कैसे निकालते हैं, μ0NI से, जहां पर इसमें जो गलती बच्चे करते हैं वो ये है कि ये जो n है भाई स्मॉल n है, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, राइट। सो ये बेसिकली टर्न डेंसिटी है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है। तो इसीलिए ये गलती मत कर बैठना। बहुत बार क्या होता है म्यू नॉट एन आई, ये स्मॉल एन हमेशा क्या होता है टर्न डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, ठीक है। तो चलो, यानी कि अगर हमें इस बी को कैलकुलेट करना है, भाई म्यू नॉट की तो कोई टेंशन नहीं है, पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, इसका मतलब है स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ इंटू आई, ठीक है। अब म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बहुत बढ़िया। एन की वैल्यू हमने देखी थी 2000 निकाल रखी है, करंट की वैल्यू है 8 और एल लेंथ की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर -2। -2 को भाई भूलना नहीं है, -2 इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 8 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 टेस्ला। पाई की वैल्यू डाल दो तो ये आ जाएगी 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 टेस्ला, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप बताओ, इस पूरे क्वेश्चन के अप्रोच में, ऐसे तो देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बट इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, जहां पर बच्चे अधिकतर समय गलती करते हैं, वो था ये एन। इस एन को, स्मॉल एन को कैपिटल एन के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। कैपिटल एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यही एक इंपॉर्टेंट जगह है इस क्वेश्चन में जहां पर बच्चों से गलती हो सकती है, बट आपसे नहीं होगी, क्योंकि मैं अलग से आपको क्वेश्चंस के बीच में बता दिया करती हूं कि कहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन कह रहा है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक स्क्वायर शेप का कॉइल है, ठीक है, जिसको हमने यूं लटका दिया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब उसको लटकाने का एक स्पेसिफिक स्टाइल है। यहाँ पे स्टाइल बोले तो जैसे हमने मान लो कि मेरे हाथ में एक रस्सी है, इससे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है या फिर एक स्क्वायर कॉइल है, बट वो कॉइल को हमने कुछ इस तरीके से लटकाया है, टेढ़े तरीके से लटकाया है, सच दैट कि कॉइल से जो परपेंडिकुलर है, लेट्स से दिस इज द स्क्वायर कॉइल, इसका जो परपेंडिकुलर है इस तरीके से, दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है तो उससे ये जो नॉर्मल है वो ऐसे 30 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है। सो दिस इज माय स्क्वायर कॉइल, ये उसका नॉर्मल, और ये नॉर्मल जो है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बना रहा है 30 डिग्री। तो इस कॉइल को कुछ इस तरीके से लटकाया हुआ है हमने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये इसका सेटअप है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर कॉइल का जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, इसमें कितने टर्न्स हैं 20 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, ठीक है। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला। तो यही बात मैंने आपको समझाई कि भाई अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस कॉइल को हमने कुछ यूं लटकाया है कि इस कॉइल का इस स्क्वायर कॉइल का जो नॉर्मल है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें दी हुई है, हमें निकालना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। तो जब कभी भी हमारे पास एक लूप होता है, चाहे रेक्टेंगुलर लूप हो या स्क्वायर लूप हो, और वो जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है, और जब ये लूप एक करंट कैरिंग लूप होता है, मतलब इस लूप के थ्रू जब करंट फ्लो कर रहा होता है, तो ऐसा लूप जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है, देन इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, एंड दिस टॉर्क जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं इज गिवन बाय IAB साइन थीटा, जहां पर I करंट है, A जो है वो एरिया है, B जो है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है दैट इज द एंगल, किसके किसके बीच का एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड B और इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है, स्क्वायर के प्लेन से जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को हम थीटा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भाई I की वैल्यू दी हुई है, A की वैल्यू भी दी हुई है, यहां पर हमें B की वैल्यू भी दी हुई है,
तो बेसिकली सारी वैल्यू, ए की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, बट भाई स्क्वायर का साइड दिया हुआ है तो एरिया तो निकाल ही लेंगे हम लोग, ठीक है। यहां पर लेकिन बोला गया है कि भाई इसका नंबर ऑफ टर्न्स है 20, तो ये जो टॉर्क है दिस इज फॉर 1 टर्न। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब वैल्यूज डालते हैं, n की वैल्यू 20, i की वैल्यू 12 एम्पियर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर का, यहाँ पे निकाल लो, एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर, राइट। साइड की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हो गया 10 टू दी पावर -2। बी की वैल्यू है 0.80 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 12 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 0.80, साइन 30 इज 1/2, तो ये हो गया 2 6 12, तो ये हो गया 6 2 12, 120 इंटू 0.80 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये आ गया 0.96 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। सो अगेन अ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, ये पता हो कि इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, तो देन देयर वाज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर लिया होगा और आपका भी आंसर आ चुका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो कैलकुलेशन मुश्किल थी, ना ही कैलकुलेशन लेंदी थी, और ना ही कुछ घुमा फिरा के पूछा गया था, ठीक है। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो इसी के साथ आप पहुंचे हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 बोल रहा है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मूविंग कॉइल मीटर्स या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कुछ बताया गया है। जैसे कि पहले वाले की रेजिस्टेंस R1, N1, A1, B1 की वैल्यू दी हुई है, सेकंड वाले के लिए R2, N2, A2 और B2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, राइट। लाइक मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, रेडियस, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1, यानी कि दोनों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स का करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से एक बार मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तस्वीर याद कर लेते हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक मेटल कॉइल जिसमें खूब सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर पाते हैं, इसीलिए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूव करते कैसे हैं, रोटेट करते कैसे हैं, होता कुछ यूं है कि जब ये जो बहुत सारे टर्न्स वाले जो कॉइल है, जब इन्हें हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं और इनके थ्रू जब करंट पास करते हैं, उससे क्या होता है बताओ, करंट पास करने से क्या होता है, दे एक्सपीरियंस अ टॉर्क। अभी अभी हमने पिछले सवाल में भी देखा था, राइट, कि जब हमने एक स्क्वायर कॉइल को, करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो इट वाज एक्सपीरियंसिंग अ टॉर्क। तो यहाँ भी वही कहानी होती है कि ये कॉइल जो है एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और उस टॉर्क की वजह से ही ये रोटेट करता है, या कह सकते हो कि ये डिफ्लेक्ट करता है, और इसी डिफ्लेक्शन से जो है हम करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालते हैं। जब करंट सेंसिटिविटी की बात होती है तो ये होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, सेंसिटिविटी को S सबस्क्रिप्ट से। करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन को हम phi से डिनोट करते हैं। और मैथमेटिकली हमने इसके डेरिवेशन में ऑलरेडी देखा है कि दिस रेशियो इज इक्वल टू NAB अपॉन K, ये हमने देखा है। अब हमें इन दोनों का M1 और M2 का रेशियो निकालना है करंट सेंसिटिविटी का, राइट, यानी कि IS2 अपॉन IS1 हमें निकालना है, सेकेंड वाले का डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाले का। अब IS2 क्या हो जाएगा, N2 A2 B2 अपॉन K डिवाइडेड बाय N1 A1 B1 डिवाइडेड बाई के तो कांस्टेंट है भाई, तो के कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई N2 A2 B2 डिवाइडेड बाई N1 A1 B1। अब हम वैल्यूज डालते चलेंगे। N2 की वैल्यू दी हुई है 42,
A2 की वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3, B2 की वैल्यू है 0.50 डिवाइडेड बाई N1 की वैल्यू है 30, A1 की वैल्यू है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और B1 की वैल्यू है 0.25। ये 2 से हो गया कैंसिल। अच्छा, उसके बाद तो ये रेशियो निकल के आ गया 7/5। तो यानी कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ M2 डिवाइडेड बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ M1 इज इक्वल टू 7/5। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमने कर लिया है सॉल्व। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है सॉल्व। तो चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं VS से। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है? ओम्स लॉ याद करो, V इज इक्वल टू IR होता है, राइट। तो V की जगह हम IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इनटू 1/R। अब डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या होता है? करंट सेंसिटिविटी होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय R। तो हमें क्या मिला? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी को करंट सेंसिटिविटी के फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि करंट सेंसिटिविटी का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा है तुम रेशियो निकालो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 को हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 1 को लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय R1। तो इसको हम लिख सकते हैं IS2 डिवाइडेड बाय R2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय IS1। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं IS2 बाय IS1 इंटू R1 बाय R2। अब देखो करंट सेंसिटिविटी ऑफ 2 बाई करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1, इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है जो कि है 7/5। तो इसको लिख देते हैं फटाफट से 7/5। R1 बाई R2, R1 की वैल्यू है 10, R2 की वैल्यू है 14। सो 5 2s are 10, 7 2s are 14, 2 2 कैंसिल। तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी की। तो इससे हमें यह भी पता चला कि भाई वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच में एक तगड़ा रिलेशन भी होता है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ सॉल्व कर लिया होगा। अगर बाय चांस नहीं किया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस इज मेंटेन्ड। 6.5 गॉस, 1 गॉस कितना होता है? 10 टू द पावर -4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग इस फोटो में कि भाई ये जो है ना नीचे की तरफ क्रॉस मतलब नीचे इनसाइड इस प्लेन के बोर्ड के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट इनटू द फील्ड विथ अ स्पीड ऑफ 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल टू द फील्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन को शॉट किया गया, जैसे यहाँ पर Q लिखा हुआ है, लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जो है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है, आप ऐसे मत सोचना कि भाई यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखाई गई है। सो इट्स लाइक इस इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड के अंदर छोड़ दिया गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, जहां पर v की वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल। हमें बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ क्यों होता है। क्यों होता है कैसे बताएंगे? ये हम बताएंगे राइट हैंड रूल से। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसको जब हम एक वेलोसिटी के साथ एक मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होता है? ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये क्या होता है? ये मैग्नेटिक फोर्स ये होता है Q इंटू V क्रॉस B।
जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। जाना पहचाना लग रहा है ना। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अच्छा, अब जैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा भाई, अब अगर मान लो कि मैं इस पेन को इधर धक्का मारूंगी तो वो उधर गिरेगा, इधर धक्का मारूंगी इधर गिरेगा, तो बेसिकली जैसा फोर्स लगेगा वैसा ही उसका मूवमेंट होगा, है ना। अब देखो वो कह रहा है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ने जर्नी यहां से शुरू की। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसका वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब यहां पे देखो V क्रॉस B, यानी कि V क्रॉस B का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। मतलब राइट हैंड के ये जो हमारे चारों फिंगर्स है ना, V से B की तरफ कर्ल करेंगे। ठीक है, तो थंब जो है ये हमें फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ये हमारा राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल लगाओ। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो इस तरफ है, राइट। आई गेस मैं इधर आ जाती हूं तो बेटर समझ में आएगा। अभी देखो मेरे सारे फिंगर्स वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वो नीचे की तरफ रोल हो रहे हैं, क्योंकि B मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है, राइट। सो V क्रॉस B जब ऐसे रोल किया तो फोर्स का डायरेक्शन मेरा थंब बता रहा है, राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और उसी वजह से देखो फोर्स का डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब फोर्स जो है ना वो इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना भी चाह रहा है, फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा इस साइड आ गया। फिर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ वेलोसिटी है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स वापस इस डायरेक्शन में है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स होने की वजह से यहाँ पे आ जा रहा है, फिर यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो रही है और B नीचे की तरफ है, तो वापस से जो फोर्स है वो उसको इस तरफ खींच रहा है। सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट लाइन पे नहीं जा पा रहा है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को ऐसे अंदर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, इस चक्कर में इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है, जिसकी वजह से वो गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में घूमने लग रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ सर्कल, बिकॉज as per right hand rule this electron will experience a force q into v cross b. As per right hand rule we notice that it experiences a force towards the center. This is the centripetal force जिसके वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ठीक, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमें इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है इसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि इसको यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जा रहा है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ये मैग्नेटिक फोर्स, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, जो लॉरेंट्ज फोर्स है, उसी के वजह से तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको मिल रहा है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को QVB साइन थीटा, जहां पर थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। सो दिस इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। सो दिस इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से एक v कैंसिल हो गया, यहां से एक v कैंसिल हो गया। सो r को अगर हम लेट से इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा mv डिवाइडेड बाय QB साइन थीटा। तो यहां पर अगर हमें मास, वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा सबकी वैल्यू पता हो तो हम आराम से इस सर्कुलर पाथ का रेडियस निकाल सकते हैं। वैसे बात तो सही है, ऐसे हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो चलो वैल्यूज चेक करते हैं। अब यहां पर बात हो रही है किसकी? पार्टिकल क्या है? पार्टिकल है एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो हमें पता ही है कि नहीं? देखो, और यहाँ पे दिया हुआ भी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी दी हुई है 4.8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6.5 गॉस, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस बोर्ड से अंदर की तरफ है, राइट, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है इस बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री है।
राइट। सो साइन 90 डिग्री इज 1, तो साइन 90 डिग्री यहाँ पे 1 हो गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकल के आ जाता है 4.2 सेंटीमीटर्स। तो 4.2 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर एक तो आपके अच्छी खासी राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस होती है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करता है। सर्कुलर पाथ का रेडियस निकालने के लिए जो बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसको हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ खींच रहा है, तभी तो वो सर्कुलर, मतलब जैसे अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन सीधा भाग जाता, बट वो सीधा भागना चाह भी रहा है ना, तो हर पॉइंट पे कोई उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो इसीलिए ऐसे जाने की बजाय वो ऐसे 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 जाता जा रहा है एंड इवेंचुअली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लिंक्ड है। 12 कह रहा है कि इन एक्सरसाइज 4.11 यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो सिनेरियो हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्या देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिसकी रेडियस हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, यहां बोला जा रहा है ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। यहां हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या पता है, फ्रीक्वेंसी टाइम से लिंक्ड होता है, 1/टाइम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। टाइम किससे लिंक्ड होता है, डिस्टेंस और स्पीड से लिंक्ड होता है, राइट। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। या फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इलेक्ट्रॉन के एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा, एक पूरा सरकमफेरेंस, एक पूरा बाउंड्री इस सर्कल का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 2πr डिवाइडेड बाय जितनी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालनी क्या है, मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v/2πr। ठीक है, तो यहाँ पर हम v/2π को साइड में रखते हैं और 1/r यहाँ लिखते हैं। अब थोड़ा सा याद करते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था कि रेडियस इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, इसीलिए साइन थीटा 1 था, राइट। तो यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि r की जो वैल्यू है दैट इज मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय e इंटू बी, ये देखा था हमने, राइट। तो यानी कि r की जगह ये पूरी वैल्यू हम यहाँ भी डाल सकते हैं, तो चलो डाल देते हैं। तो v/2π इंटू 1/r, यानी कि e b ऊपर चला जाएगा और me इंटू v नीचे आ जाएगा, v कैंसल हो जाएगा, विच इज विल बी इक्वल टू EB/2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो अब फ्रीक्वेंसी के इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि यार फ्रीक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन के मास पे और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो तो कैंसल आउट हो गई, तो यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो अब आई थिंक हम ये सारी वैल्यूज डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। यार क्वेश्चन नंबर 11 से रेफर करना है, राइट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही है हमें, तो चलो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या हो जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में दी हुई थी 6.5 गॉस, यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाती है 18.18 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में इस डेरिवेशन से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें पता चली कि यार फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। तो बच्चों अब हम आ पहुंचे हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 30 टर्न्स है। अब 30 टर्न्स तो मैं बनाने से रही, बट आप समझ जाओ कि इसके 30 टर्न्स हैं। ठीक है, इसका रेडियस दिया हुआ है, कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, तो यानी कि ये 6 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। इसका रेडियस दिया हुआ है कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और क्या दिया हुआ है, इसे हमने एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है। ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द नॉर्मल ऑफ द कॉइल, यानी कि कॉइल का जो नॉर्मल है, कॉइल के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। अब क्या होगा, कोई भी कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, राइट, एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क की वजह से ये रोटेट करेगा। बट बोला जा रहा है कि काउंटर टॉर्क कितना होना चाहिए, कितना टॉर्क हम अप्लाई करें ताकि वो रुकना बंद कर जाए। तो सीधी सी बात है, लेट अस टेक द एग्जांपल। लेट अस से कि ये पेन है, इस पेन पे मैं इधर से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो ये उस साइड बेंड हो जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि ये बेंड ना हो, उसके लिए क्या करना होगा, इस साइड से इक्वल फोर्स डालना पड़ेगा, जिसको हम काउंटर फोर्स कहेंगे। वही कहानी यहाँ पर है कि जितना टॉर्क ये एक्सपीरियंस कर रहा है, उतना ही काउंटर टॉर्क अगर हम लगाएंगे तो वो रोटेट करना बंद हो जाएगा, राइट। अच्छा, कितना टॉर्क ये एक्सपीरियंस करेगा, मैंने पहले ही बताया था कि भाई टॉर्क एक्सपीरियंस्ड जो होता है वो कितना होता है, वो होता है IAB साइन थीटा। और अगर इसमें n टर्न्स हैं तो n को भी मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो यहाँ पर ये वैल्यूज डाल देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं 30, करंट की वैल्यू दी हुई है 6, एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल है, राइट, तो सर्कुलर कॉइल का, सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 8 इंटू 10⁻⁻2, जो कि r की वैल्यू है, इसका स्क्वायर, इंटू b की वैल्यू है 1 इंटू साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर 30 इंटू 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, 8 8 ज़ा 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1 इंटू साइन 60 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2। तो इस पूरे वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा 3.1 न्यूटन मीटर। यानी कि इतना काउंटर टॉर्क अगर हम दें तो हम इसको रोटेट होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब देखते हैं पार्ट बी, जहां पर बोला गया है वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इर्रेगुलर शेप दैट एनक्लोजेस द सेम एरिया। अब अगर मान लो इस सर्कुलर कॉइल की जगह हमने कोई भी एक इर्रेगुलर शेप का कॉइल हम ले आते हैं, ठीक है, लेकिन इसका भी एरिया जो है ना, इसके अंदर का जो एरिया है दैट इज द सेम एरिया एज दिस वन। वो सर्कुलर कॉइल के अंदर जितना एरिया था, लेट अस से इस इरेगुलर शेप वाले कॉइल के अंदर भी उतना ही एरिया है। तो उस केस में क्या तुम्हारा आंसर बदल जाएगा, बताओ? नहीं बदलेगा ना यार, क्योंकि आंसर जो है वो तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, आंसर डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर। अगर एरिया की वैल्यू बदल जाएगी तो आंसर जरूर बदल जाएगा, बट नो, यहां पर क्या होगा, नो द आंसर विल नॉट चेंज। आंसर क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज एरिया इज स्टिल द सेम। क्योंकि कॉइल के शेप से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। टॉर्क की वैल्यू जो है दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, ओरिएंटेशन एंड द एरिया। चूंकि ये सारी वैल्यू सेम रहेंगे तो टॉर्क की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो बच्चों जैसे जैसे आप देख रहे हो कि हम लोग इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक दो बेस्ट प्रैक्टिसेस टिप देना चाहूंगी मैं आपको जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो।
जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत बाद जो भी चीजें गिवन है उसको आप लिख डालो। अगर पॉसिबल हो तो एक डायग्राम बना डालो। जैसे यहाँ पर एक सर्कुलर कॉइल था तो पहले एक साइड में छोटा सा सर्कुलर कॉइल बना लिया, क्योंकि बहुत बार ना चीजें बना लेने से बहुत सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो जाती हैं। जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसको हमने साइड में लिख लिया। इससे क्या होता है, जब आप फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगाते हो, कभी कभी तो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट सोचने में भी हेल्प मिलती है कि भाई यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, क्या क्या वैल्यूज दी हुई है उसको देख के भी आइडिया लगता है कि भाई कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लग सकता है। तो ये एक एडवांटेज है। उसके बाद जब आप इनको एक जगह लिख के रखते हो, लिखते दौरान ही जितने भी यूनिट चेंज करने हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, जो भी करना है वो सारी चीजें करके रख लो, ताकि जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो गलत होने के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही जो है हम बड़े मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग अभी तक मेरे साथ बने रहे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की पूरी सीरीज खत्म करेंगे, लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन आई मेक फिजिक्स इवन मोर ईजी फॉर यू, उसके लिए भी आप अपने सजेशन शेयर करो। मैं यही कोशिश करूँगी कि इस साल आपके लिए मैं फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकूँ। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हो और आप लोगों ने मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर से शेयर करो, बिकॉज योर फीडबैक हैज ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अपने फीडबैक में ये भी बताओ कि ये जो बीच बीच में क्वेश्चंस के बीच बीच में मैंने रिकैप्स डाले हैं, क्या आपको लगता है कि उससे आपको एडिशनल हेल्प मिल रही है, या फिर आपको लगता है कि उनको डालने की जरूरत नहीं है, सो दैट आई कैन यूज दिस फीडबैक इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो प्लीज समझो इस बात को कि इससे पहले कि मैं आगे की वीडियोस भी बना डालूं, उससे पहले आप अपना फीडबैक शेयर करो, ताकि आगे की वीडियोस में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकूं। ठीक है, तो चलो बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसी तरह से हम फटाफट से खत्म करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन की ये सीरीज। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सीरीज की मदद से फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बढ़ रहा होगा। प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस अगेन इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ही जल्द मिलती हूँ अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।